kept on stator, okay, and DC field winding kept on rotor, ठीक है, कि 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग केप्ट ऑन स्टेटर एंड 3 फेज बैलेंस एंड डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो पहला क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है सर, जो फंडामेंटल डिस्कस करेंगे वो तो अलग केस है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, दुनिया भर का जो भी है, कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, वो एक अलग केस है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि दोनों वाइंडिंग रखे कहाँ? आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखेंगे स्टेटर पे, तो वही हमने लिख दिया कि 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रखी जाती है? स्टेटर पे एंड डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर पे। किसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं? ये सिंक्रोनस मशीन में, ये जो भी डिस्कशन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? सिंक्रोनस मशीन के करस्पॉन्डिंग। कि सिंक्रोनस मशीन में, ये याद रखना, हमने बोला सिंक्रोनस मशीन में ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, कि 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग केप्ट ऑन स्टेटर एंड डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वाइस वर्सा कर दें, मतलब डीसी फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर पर, डीसी फील्ड वाइंडिंग अगर हम स्टेटर पर रख दें और आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इंड्यूस एमएफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? वाइस वर्सा कर दें दोनों में तो इंड्यूस एमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है। अगर किसी को अब माइंड में आ रहा है सर क्यों, तो वो हमने फंडामेंटल ऑफ मशीन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, दोनों को हमने रिवर्स करके चेक भी किया था, तो इंड्यूस एमएफ तो सेम आता है। तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इंड्यूस एमएफ के करस्पॉन्डिंग बात करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात कि ठीक है तो फिर और क्या रीज़न है, ठीक है, तो हम उसको 1 बाय 1, तो एक तो फिक्स है कि आर्मेचर वाइंडिंग बता चुके हैं क्या होता है, डीसी फील्ड वाइंडिंग भी क्या होता है, ये भी हमने फंडामेंटल ऑफ मशीन में बता दिया था। अब हम डिस्कशन चाहते हैं प्रोसीड करना कि कैसे प्रोसीड किया। जैसे इसने बोला उसी का रिवर्स करके चलते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं, ठीक है, और वो कमियों को अगर इजीली पूरा हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं इजीली होगा तो जो बात इसने बोला वही हम मान के चलेंगे। नहीं, क्वेश्चन जो बोला है, देखो सिंपल सी बात है, कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो क्वेश्चन बोलता है उसी उसका अपोजिट सोचना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे ये बोला है कि 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग केप्ट ऑन स्टेटर, तो हम रोटर पे रख के देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या कमियां निकलती हैं, फिर उनको पूरा करने का कोशिश करते हैं। अगर वो फुलफिल हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद कहेंगे कि भाई ये डिफ़िकल्ट है। नहीं, सिंपल सी बात। तो पहले फर्स्ट when 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग केप्ट ऑन रोटर, पहले रोटर पे रख के देखते हैं। देखो पहली बात, आर्मेचर वाइंडिंग है तो खैर उसका डायग्राम कैसा बनेगा, लाइक दिस वन, ये हो गया आपका वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, ठीक है, फेज़ में दिखाएंगे, फिर फेज़ रिप्रेजेंटेशन करस्पॉन्डिंग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी करस्पॉन्डिंग, ये न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए इसी को किस पे रखना है? रोटर पे रखना है ना। तो जब रोटर पे रखेंगे तो सप्लाई कैसे देंगे उसको? आर्मेचर वाइंडिंग को जो सप्लाई देंगे, नॉर्मल सी बात है, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे और वो क्या होगा? स्लिप रिंग के करस्पॉन्डिंग इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। कितने स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी? 4 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, पहले तो क्लियर है कि नहीं? क्यों? फेज ए बी सी और न्यूट्रल करस्पॉन्डिंग, दिस वन, न्यूट्रल ए बी, ये सी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, 4 स्लिप रिंग, अच्छा एक सेकेंड, और ब्रूसेस भी बना दो इसी में, नहीं तो कहेंगे सर ब्रूसेस गायब कर दिया, ठीक है, कुछ लोग ये भी तो हैं, ये गायब कर दिया, पूरा ही बनाना पड़ता है। चलो सही है, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी किसी बहाने। तो ये स्लिप रिंग और ये क्या है? ब्रूसेस, B1 B2 जो भी मानना मान लो, खैर हमको उसमें फोकस करना नहीं है। हाँ, अब ये बताइए ये क्या है? रोटर। रोटर पे हमने क्या रखा है? 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग को रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि ठीक है आपने तो रख तो दिया है, इस पे बात करते हैं
ये देखिए, ये लाइक दिस वन, ये दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये क्या है, देखो ये क्या है, सॉफ्ट, ठीक है, ये जो है ये सॉफ्ट है और ये डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, स्लिप रिंग है, देखो ये वाला, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, दिस वन दैट इज इंसुलेशन, ठीक है। लेवल ऑफ इंसुलेशन डिसाइड किससे होता है, वोल्टेज रेटिंग से, कि इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं। ये इंसुलेशन हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया दिस वन, ठीक है। ये ऐसे होगा ना, जैसे ये आपका है, ठीक है, ये सॉफ्ट है, तो इसके ऊपर आपने इसके ऊपर, ये आपकी स्लिप रिंग है, ये वाला पार्ट जो है स्लिप रिंग है, और ये क्या है, इंसुलेशन है, तो ये इंसुलेशन किया गया है, ठीक है, ऐसे रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, तो इंसुलेशन किससे डिसाइड होगा, कि लेवल ऑफ इंसुलेशन, वोल्टेज रेटिंग, किस वोल्टेज रेटिंग का है ये, ठीक, किस वोल्टेज रेटिंग का करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं, तो 3 फेज जनरेटर है, सॉरी 3 फेज बैलेंस आर्मेचर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे जनरेटर होगा वो क्या होगा, 11 kV या 33 kV करस्पॉन्डिंग होगा, तो ठीक है। और MVA इसकी जो रेटिंग होती है जनरेटर की, वो किससे करस्पॉन्डिंग है, MVA करस्पॉन्डिंग होती है। अच्छा, MVA KVA करस्पॉन्डिंग, तो जनरली MVA करस्पॉन्डिंग लिया जाता है ना। तो ये बताइए, जब MVA करस्पॉन्डिंग ये किलो वोल्ट में है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें करंट भी किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जो आर्मेचर करंट होगी वो भी किसके करस्पॉन्डिंग होगी, किलो एम्पियर में होगी, नहीं, ये भी किलो एम्पियर या 400 एम्पियर या 600 एम्पियर कुछ इस टाइप की होगी, नहीं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया, क्या, स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलें, ठीक है। ये इंसुलेशन वाला पार्ट है, ये सॉफ्ट है और ये स्लिप रिंग कनेक्टेड है, गोल सी, ठीक है। चलिए, तो पहले बनाते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, ये डिश, ठीक है। चलो, पहला फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पहले तो ये होगा कि 4 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, 4 स्लिप रिंग एंड ब्रूसेस रिक्वायर्ड। चलो देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन, लेवल ऑफ इंसुलेशन, लेवल ऑफ इंसुलेशन अकॉर्डिंग टू हायर वोल्टेज, नहीं हायर वोल्टेज क्यों, क्योंकि किलो वोल्ट है ना, देखो, अकॉर्डिंग टू हायर वोल्टेज दैट इज KVA, किलो एम्पियर, सॉरी किलो वोल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज, यहाँ पे हायर वोल्टेज का मतलब किलो वोल्ट, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड, नहीं, चलो तो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वाला इंसुलेशन प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट है, और क्या, जब करंट भी क्या है, आर्मेचर करंट किलो एम्पियर में है, ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, एज वेल एज दे मस्ट बी कैपेबल to handle large आर्मेचर करंट। अब बताओ क्यों आर्मेचर करंट, क्योंकि ये जो आर्मेचर करंट है वो किलो एम्पियर या कुछ ऐसे कुछ होगी, नहीं, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, देखो पहली बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हायर वोल्टेज भी है और हायर करंट है, तो I² R क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं। अच्छा, थोड़ा इसी चीज़ को रोटर पे भी रख के, यही चीज़ अगर हम बात करें किसके करस्पॉन्डिंग, कि ठीक है जो अभी आपने बताया है किसके करस्पॉन्डिंग, कि ये आर्मेचर करस्पॉन्डिंग, कि आर्मेचर को हमने कहाँ पे रख दिया, रोटर पे रख दिया, तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये कितने 4 स्लिप रिंग और 4 ब्रूसेस की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, कास्ट जो भी है। लेवल ऑफ इंसुलेशन अकॉर्डिंग टू हायर वोल्टेज, बाई नॉर्मल से बात है, जो जनरेटर होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग, 11 या 33 करस्पॉन्डिंग होगा,
33 कम से कम ये इतना तो रखेंगे ही, 3 फेज़ का करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो और चूँकि रेटिंग होती है MVA में, तो नॉर्मल सी बात है कि करंट भी होगी किलो एम्पियर या उसके करस्पॉन्डिंग, या 400 या 600 या 800 करस्पॉन्डिंग होगी, इतना तो फिक्स है। तो लेवल ऑफ इंसुलेशन, जो यहाँ पे इंसुलेशन जो होगा स्लिप रिंग में यहाँ पे, ठीक है, सॉफ्ट और स्लिप रिंग के बीच में जो इंसुलेशन होगा वो किससे डिसाइड होगा, इस वोल्टेज रेटिंग से, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ और क्या डिफ़िकल्टी आएगी कि लार्ज करंट है, तो उसकी वजह से I2R क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। थोड़ा और देखते हैं कि यही चीज़ अगर किस पे करस्पॉन्डिंग किया जाए, DC फील्ड वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, कि DC फील्ड वाइंडिंग अगर हमने रोटर प्रोवाइड किया तब क्या होगा, नहीं। तो देखो अगर DC फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो ये क्या है आपका रोटर, ये आपका रोटर है। DC फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है ना, देखो ये F1, ये क्या है F2, ठीक है। IF करंट जा रही लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस वन प्लस माइनस DC। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसका कितना वोल्टेज जरूरत पड़ती है, 220 वोल्ट, नहीं। अब इसी चीज़ को देखो, ये जो सॉफ्ट है, अगर रोटर पे हमने किसको रखा है, DC फील्ड वाइंडिंग को, तो कितने, पहली बात कितने स्लिप रिंग और ब्रूसेस की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 2 की। देखो दिस वन और दिस वन करस्पॉन्डिंग, एक F1 हो गया, दूसरा F2, F1 और ये F2 कनेक्ट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस जो भी है DC। कितना वोल्टेज है, लो वोल्टेज है ना, इसके कंपेयर में तो काफ़ी कम वोल्टेज है, 220 वोल्ट, नहीं 220, 240, 250 ऐसे ही रहता है। तो ये बताइए लेवल ऑफ इंसुलेशन यहाँ पे जो होगा, जो इंसुलेशन की बात कर रहे थे, वो क्या होगा, किससे डिसाइड होगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना वोल्टेज है 220। तो जो इंसुलेशन होगा उसकी कास्ट क्या होगी एज अ कंपेयर टू दिस वन, इसकी एज अ कंपेयर टू दिस वन, इसकी कास्ट इंसुलेशन की क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो लार्ज वोल्टेज तो उस पैसे ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पे कम वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंसुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस चीज़ को नीचे लिखो, व्हेन DC फील्ड वाइंडिंग when DC field winding kept on rotor only, कितने स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी, 2 स्लिप रिंग and bruces required to carry low field current। नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो क्या होगी भाई, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, कुछ इस टाइप की होगी। लो फील्ड करंट लाइक 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड लेवल ऑफ insulation corresponding to low level, नहीं, that is 250, 280, 220, नहीं DC। बोले तो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब कंपेयर कर लो और क्या निष्कर्ष निकल आएगा। अगर यहाँ तक किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर भी लिया, वैसे कॉस्ट तो ज़्यादा हो गई। अगर आपने नहीं, हमने बोला ना कि लॉसेस तो हैं, कंपेयर करके देख ले रहे हैं। इंसुलेशन कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी एज ए कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। इंसुलेशन कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डिफ़िकल्ट भी है प्रोवाइड कराना। और दूसरी चीज़ उससे भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो I2R है इसमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन,
नहीं, पहले इसको जल्दी से बनाओ फिर आगे बताते हैं। चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब माइंड में आता है कि ठीक है, अगर किसी तरीके से इसको कंप्रोमाइज़ कर भी लिया कि ठीक है आपने यहाँ पे पैसा खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, आर्मेचर करंट क्या है, लार्ज है, तो आई स्क्वायर आर ए ये भी क्या होगा, लार्ज होगा, लॉस क्या होगा ज़्यादा, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस हायर मीन्स सिग्निफिकेंट हीट डेवलप, हीट। अब इसका क्या इलाज, यहाँ पे सिग्निफिकेंट हीट डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पे उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम, मतलब आपको एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आई स्क्वायर आर क्या है, करंट कम है, 10 एम्पियर 20 एम्पियर ऐसे कुछ होती है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर कुछ इस टाइप की होती है। तो जब यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग बात करें, जब अगर आप डीसी फील्ड वाइंडिंग को रोटर प्रोवाइड कराते हैं तो आई स्क्वायर आर क्या होगा, कम होगा क्योंकि करंट कम है। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा इसके करस्पॉन्डिंग, अगर आपने आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रखा है, रोटर पे, क्योंकि करंट क्या है, ज़्यादा है। जब करंट ज़्यादा है तो आई स्क्वायर आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि हीट डेवलप होगी। जब हीट डेवलप होगी तो नॉर्मल कूलिंग से तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मल कूलिंग पे भी ये ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हीट ज़्यादा डेवलप तो हमको एक्स्ट्रा कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नहीं, कहने का मतलब ये क्या है आपका आर्मेचर, ठीक है, लाइक दिस वन, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ठीक है रोटर पे आपने प्रोवाइड करा रखा है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये ए जो भी है, ए डैश, बी डैश, सी जो भी है सी डैश, ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, अब आई स्क्वायर आर ज़्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डक्ट्स, ठीक है, होल के थ्रू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है, हाइड्रोजन कूलिंग। पासिंग थ्रू डक्ट मतलब कैसा होता है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये आपका सिलेंडर है, लाइक दिस वन, और ये लाइक दिस वन, ठीक है, ठीक है, हम लोग करते क्या हैं, ये जो डक होता है इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, इसमें हाइड्रोजन कूलिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सिलेंडर, ठीक है। इसके साथ साथ एक सिलेंडर भी घुमाना पड़ेगा जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नहीं, इसको ठंडा करना है ना, तो ठंडे करना मतलब आई स्क्वायर आर जो होगी ज़्यादा होगी ना। देखो यहाँ पे जो करंट होगी, यहाँ डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, तो जो वायर होगा, जो भी वायर है यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये जो देखो वायर हो जो होता है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट डब्ल्यू आई स्क्वायर आर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हाइड्रोजन गैस जब इसमें कंटिन्यूस इसमें पास करनी चाहिए, तो इसके साथ साथ एक सिलेंडर भी इसके साथ क्या होना चाहिए, उसको घुमाना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। नीचे लिख लो, टू रिमूव हीट डेवलप forced cooling, that is
हाइड्रोजन कूलिंग, दैट इज हाइड्रोजन कूलिंग प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस is passed through duct. ओके, डक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डक्स के थ्रू हाइड्रोजन कूलिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तो कैसे, नीचे लिख लो। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसको लगातार पास कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन सिलेंडर भी इसके साथ साथ मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड if armature winding kept on rotor। ठीक है, अगर हमने इसको रोटर पे रखा है तब तो ये डिफ़िकल्ट है, अगर स्टेटर पे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घूमने का झंझट तो है नहीं। ठीक है, वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करना इजी है, वहाँ पे घुमाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ सबसे बड़ी क्या, कि हमने बताया कि जब I²R ज़्यादा होगा, एक तो आर ठीक है हीट डेवलप, उसकी वजह से हमने ये तो है ही है। एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जो वायर है, वायर की थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि करंट क्या है, ज़्यादा है। जब वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो मास क्या होगा, उसका जो वायर का मास है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाते हैं। रुक जाओ, देखो ऐसा समझो, लाइक दिस वन, ये आपका रोटर है। ठीक है, आपने ये वाइंडिंग रखी हुई है, ये बताइए जब ये रोटेट करेगा, काफ़ी तेज़ी से रोटेट करेगा, mr²। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, कि जिसकी वजह से ये ब्रेक होने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नहीं, जो सॉफ्ट है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात से थिकनेस भी उसके करस्पॉन्डिंग, तो वायर का जो मास होगा बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ने की वजह से, ये तो ज़्यादा है ही है, मास बढ़ने की वजह से फोर्स क्या होगा, इस पर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लो नीचे। आर्मेचर वाइंडिंग इज हैवियर क्यों? लार्ज नंबर ऑफ टन्स, मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, एज थिकनेस वायर वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नीचे लिख लो, इफ़ आर्मेचर वाइंडिंग kept on rotor, it may be damage क्यों? ड्यू टू हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं,
तो 3-4 चीज़ें निकल के आ गई। क्या क्या कि हायर वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन की कास्ट बढ़ेगी। फिर क्या हुआ था कि जो वायर हैं, ठीक है, I²R क्या होगी, एक तो 4 स्लिप रिंग और 4 ब्रिसेस की नीडेड होगी। फिर दूसरा इंसुलेशन कास्ट बढ़ जाएगी। तीसरा कि I²R क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कूलिंग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन कूलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि फोर्सफुली कूलिंग नॉर्मल कूलिंग पे तो काम नहीं हो सकता। नॉर्मल कूलिंग का मतलब कि आप कुछ भी नहीं, उसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि जब वो रोटेट करेगा तो नॉर्मल सी बात है टेम्परेचर राइज़ होगा, ठीक है। अगर कम टेम्परेचर राइज़ हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में अपने आप चला जाता है, मतलब उसको अदर कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी वो आपकी कूलिंग जो है होती रहती है। लेकिन जब I²R ज़्यादा होगा, क्यों I²R ज़्यादा है, क्योंकि आर्मेचर करंट ज़्यादा है, तो उसमें हमको नॉर्मल कूलिंग से काम नहीं होता, फोर्स कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, जैसे हाइड्रोजन कूलिंग। और हाइड्रोजन कूलिंग प्रोवाइड कराने का मतलब है कि हमको एक सिलेंडर बांधना पड़ेगा, उसके साथ रोटेट कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर उसको भी कर दें तो एक और चीज़ आती है, क्योंकि जब इस IA की वजह से क्या होगा, जब लार्ज करंट है तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ गया नहीं, जब वॉल्यूम बढ़ गया, थिकनेस बढ़ गई, तो मास भी बढ़ गया। तो जब मास बढ़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है F की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, mR × ω²। ये तो हाई है, ये भी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ गया तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इन सबसे बेहतर है कि अगर हम रोटर पे इसको आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें तो ज़्यादा सही है। रोटर को कहाँ पे रखें, रोटर पे किसको रखें, फील्ड वाइंडिंग को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वहाँ पे भी देख लो, दोनों से कंपेयर करो ना, वहाँ पे क्या है कि 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, 2 ब्रुसेस, कोई दिक्कत नहीं, कास्ट तो बच गई। और क्या कि वोल्टेज वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का जो फील्ड का वोल्टेज होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग 220-240 होता है, तो नॉर्मल सी बात है उस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन बहुत ही कम होगा, कास्ट ऑफ इंसुलेशन बच जाएगा। तीसरा, करंट होती कम, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे इसका झंझट तो है नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल की वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो ब्रेक हो जाए, नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है अगर हम 3 सिंक्रोनस मशीन में, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रखें, स्टेटर पे, और रोटर पे किसको रखें, फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। तो बना लो इसको।